25 मई 2022 के फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज वेंसडे है दोस्तों। आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस। दोस्तों, इस वीडियो को हर रोज़ की तरह शेयर करते रहिए। राइट, नए स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं। आपने कमेंट सेक्शन को ज़रूर देखा होगा, और जब नए स्टूडेंट्स आते हैं उनकी कमेंट्स पढ़ने को मिलती हैं तो अच्छा भी लगता है। और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस सीरीज़ की ज़रूरत है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? आप बताइए। हकीकत है ना ये बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ की ज़रूरत है। इकोनॉमिकल, बिजनेस, फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई खबरें जो हैं, और करंट अफेयर्स, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको एग्जामिनेशन में बहुत काम आती है। क्योंकि जनरली सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इकोनॉमी के साथ, बिजनेस और फाइनेंस के साथ जुड़े हुए प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। डिजिटल एड बिजनेस। यूएस सेनेट ने, यानी कि यूएसए की जो पार्लियामेंट है, उसका जो एक हाउस है, उसने क्या किया है, एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो बिल है वो किसको टारगेट कर रहा है? ये गूगल और फेसबुक जैसी जायंट कंपनीज को टारगेट कर रहा है। और जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट बिजनेस है, राइट, ये आज के ज़माने का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म बन चुका है, डिजिटल एड। राइट, जब आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, आपको पता होगा कि उसमें एडवर्टीजमेंट आती है। फिर आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ऐड आती हैं। तो एडसेंस और एफबी की जो एफबी की जो एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है, तो लोग इसमें एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और अब ये इतने जायंट हो चुके हैं कि इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को लेकर एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये बिल को प्रेजेंट करते हुए सेनेटर्स जो हैं, यानी कि वहाँ के जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका ये दावा है कि ये बिल जो है ये कंज्यूमर्स के लिए चीज़ों को और ज़्यादा, प्राइसिंग जो है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा। इट कुड ऑल्सो प्रॉम्प्ट मोर इंडियन रेगुलेटर्स अपार्ट फ्रॉम इट्स एंटी मोनोपोली वॉचडॉग, दैट इज़ CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं। इसके अलावा जो दूसरे हमारे देश के जो रेगुलेटर्स हैं वो भी इस बिज़नेस मॉडल को इवेल्युएट कर पाएंगे, और बिग टेक कंपनीज जो हैं वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें, और इसकी इम्पैक्ट बिजनेसेस और कंज्यूमर्स पर पॉजिटिव हो। तो इस चीज़ को लेकर ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया, वही है कि कंज्यूमर के लिए प्राइसिंग जो है ये ट्रांसपेरेंट हो। और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो हमारे देश की है, तो ये रेगुलेट करती है कि कंज्यूमर राइट्स अगर कहीं पर वायोलेट हो रहे हैं तो इसको मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का काम जो है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी करती है। तो ये अब अपने पावर्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर पाएगी व्हेन इट कम्स टू गूगल एंड फेसबुक। द कंपटीशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिजिटल एडवर्टीजमेंट एक्ट, ये बिल का नाम है। ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने सपोर्ट किया, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, गूगल और फेसबुक को टारगेट करता है। The legislation bars companies processing more than $20 billion in digital ad transactions annually from participating in more than one part of the digital advertising ecosystem. कि अगर कोई कंपनी जो एक साल में $20 बिलियन से ज़्यादा का डिजिटल एड ट्रांजैक्शन करती है एक साल में, तो ऐसी कंपनीज जो हैं वो दूसरे डिजिटल एडवर्टीजमेंट इकोसिस्टम में पार्ट नहीं ले सकती। तो ये स्टेप जो है वो ये बिल उठाएगा। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। ये एक कर्टन रेजर है, एक बर्ड्स आई व्यू के तौर पर इसको देख लीजिएगा। फिर फ्यूचर में इसको लेकर जो भी इम्पैक्ट होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो आज का ये जो डिस्कशन अभी तक का जो हमारा हुआ है इस बिल को लेकर, ये एक इंट्रोडक्शन था, आप समझ लीजिए। चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा हमें इसको देखने को मिलेगी। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट, ये पहला स्टेप है। अब यूरोप भी कुछ डिसीजन लेगा, भारत भी इस चीज़ को लेकर डिसीजन लेगा, तो फ्यूचर में ये टॉपिक जो है ये बड़ा बन सकता है। ध्यान में रखिएगा ये टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बिल का नाम क्या है? कंपटीशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिजिटल एडवर्टीजमेंट एक्ट। ऑयल एट $110 पर बैरल। इंडिया ने वार्निंग दी है कि ये जो $110 पर बैरल ऑयल की प्राइस है ये सस्टेनेबल नहीं है। इससे इकोनॉमिक सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है, सिर्फ भारत में नहीं
दुनिया के अलग अलग देशों में भी यही सिचुएशन है। और आज ऑयल की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से जिन देशों को फ़ायदा हो रहा है उनको एक वार्निंग दी है भारत ने कि फ्यूचर में आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। बार बार भारत जो है ये ओपेक प्लस जो है, इसमें ओपेक के देश के साथ जब प्लस कहते हैं तो रशिया भी ऐड हो जाता है। तो भारत ने कई बार इस ओपेक प्लस ग्रुप को मीन्स इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है भारत ने और कहा है कि जानबूझकर ये जो ओपेक प्लस ग्रुप है ना, ये सप्लाईज को जैकअप नहीं करता, यानी कि सप्लाईज कम रखता है ताकि प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाए। एज वी नो कि ये डिमांड एंड सप्लाई की पूरी गेम है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, ये है डी फॉर डिमांड, एस फॉर सप्लाई। फॉर एग्जांपल, अगर एक दिन में 100 लीटर ऑयल की ज़रूरत है पूरी दुनिया में, दिस इज़ जस्ट अ रफ एग्जांपल, समझने के लिए 100 आंकड़ा ले रहा हूँ। आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, 100 लीटर तो आपके घर के जो मोटरसाइकिल्स और कार हैं उसके अंदर इतना होगा। 100 लीटर, 2 कार और 2-3 मोटरसाइकिल पकड़ लीजिए, इतना हो जाएगा। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, मान लीजिए कि एक दिन में पूरी दुनिया को 100 लीटर ऑयल की ज़रूरत है, 100 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है लेट्स से। अब सप्लाई होती है 95 लीटर, तो क्या होगा? 5 लीटर की कमी है। 100 लीटर चाहिए लेकिन हर रोज़ पैदा होता है 95, तो स्टॉक में जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा ना। स्टॉक में लेट्स से आपके पास 500 लीटर हैं, तो हर रोज़ इसमें 5 लीटर कम होता जाएगा, क्योंकि जितना जो पैदा हो रहा है उससे 5 लीटर यहाँ से रिजर्व में से निकाल कर ऐड करके फिर यूज़ करना पड़ रहा है। तो डिमांड तो 100 की है, सप्लाई है 95 की, 5 का रोज़ डेफिसिट है। तो कुछ समय के बाद, 50 दिनों के बाद ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये आपका रिज़र्व। उसके बाद शॉर्टेज होगी। तो जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइस क्या होगी? प्राइस ज़्यादा होगी। तो इसको बैलेंस रखने के लिए अगर आप थोड़ी सप्लाई बढ़ा देंगे तो प्राइस जो है वो कंट्रोल में आ सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग अबाउट इकोनॉमी। किसी भी चीज़ के साथ यही होता है। एक घर में अगर 5 बच्चे हैं और 2 डेयरी मिल्क हैं तो आपको उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। लेकिन अगर 2 बच्चे हैं और 10 डेयरी मिल्क हैं तो फिर सभी के पास हद से ज़्यादा डेयरी मिल्क होगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, रियल लाइफ में से भी ले सकते हैं। ओपेक प्लस जो है, इसने पिछले 1 साल से हर महीने थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाया है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ही है, जितना दुनिया को चाहिए उतना ज़्यादा नहीं किया है। जब पेंडेमिक चल रहा था तो उस टाइम पर, अब ऑयल के साथ ऐसी चीज़ है कि ऑयल का प्रोडक्शन एक बार स्टार्ट हो गया फिर रोकना जो है वो ज़्यादा महंगा होता है, और रोक दिया आपने, फिर उसको फिर से स्टार्ट किया तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो सप्लाई जो है वो थोड़ी बहुत कम की जा सकती है, लेकिन कम्प्लीटली स्टॉप करना जो है वो लॉजिकल नहीं रहता है। तो पेंडेमिक के टाइम पर ऑयल की डिमांड कम थी, सप्लाई जो थी वही थी, उन्होंने कम करने की कोशिश की। अब अनलॉकिंग की शुरुआत हो चुकी है, लगभग हो गई है अनलॉकिंग। कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ पर लॉकडाउन, फॉर एग्जांपल चाइना जैसे कुछ देश हैं। तो अब ऑयल की ज़रूरत है और ये लोग क्या करें, धीरे धीरे सप्लाई बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है वो जनरेट कर सके, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पर जो लॉस किया है वो एक प्रकार से प्रॉफिट वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ऑयल की प्राइस ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, राइट, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर सरकार को अपनी जेब में से कुछ पैसे जो है वो मार्केट में इंजेक्ट करने पड़ते हैं और ग्रोथ अफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाई ऑयल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। ये हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, उन्होंने डेवोस यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस करते हुए कहा है कि जो देश अभी ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, सप्लाई को कम कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी उतना ही हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और फिर एक समय आएगा जब आपका ऑयल जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इट इज़ बेटर कि आज ग्रोथ को सपोर्ट कीजिए, आप ऑयल की सप्लाई को बढ़ाइए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने बताया है। फिस्कल टू टेम इन्फ्लेशन, ये भी बात जो है वो डेवोस में ही हुई है। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने ये कहा कि गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार जो है ये फिस्कल मेजर्स उठाने के लिए तैयार है ताकि इन्फ्लेशन को टेम यानी कि कंट्रोल किया जा सके। बिनो के डीजल और पेट्रोल की प्राइस जो है उसको
कम किया है सरकार ने, इसको हमने विस्तार से डिस्कस भी किया है और आगे ज़रूरत रहेगी तो और ज़्यादा स्टेप्स उठाने के लिए भारत सरकार तैयार है। सिर्फ मॉनिटरी साइड से, यानी कि सिर्फ आरबीआई रेपो रेट को ज़्यादा कर दें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होगा, लोन एक्सपेंसिव हो जाएगी और ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से पीयूष गोयल साहब ने बताया कि जो इकोनॉमी का पहिया होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट होती है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, करेंसी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, करेंसी कमज़ोर होती है तो इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं और ओवरऑल इकोनॉमी जो है ये स्लो डाउन हो जाती है, राइट। तो ये पहिया जो है इकोनॉमी का ये स्लो हो जाता है, इसके ऊपर ब्रेक्स लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ द बैड थिंग अबाउट हाई इन्फ्लेशन। वीट एक्सपोर्ट्स के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए भारत कभी भी कोई बड़ा ट्रेडिशनल इंटरनेशनल वीट मार्केट का एक्सपोर्टर नहीं था। 2 साल पहले हम हर साल 2 मिलियन टन जितना ही वीट एक्सपोर्ट करते थे। ये पिछले 1-2 साल से ऐसा हुआ है कि हम 7 मिलियन टन जितना एक्सपोर्ट करने लगे हैं। और भारत के ऊपर WHO के WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ देशों ने कहा था कि भारत जो है वो एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है एक्सेट्रा। तो भारत ने कहा कि हमें पहले हमारी फूड सिक्योरिटी को देखना पड़ता है और यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। ये दोनों वीट प्रोड्यूसिंग देश हैं, वीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े। तो वो अगर सप्लाई नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे स्टॉक को खाली कर दें। पहले हम देखेंगे कि हमारे देश में पर्याप्त खाने पीने की चीज़ें हैं या नहीं, उसके बाद हम किसी और की मदद करेंगे। इट्स लाइक जो एयरलाइन में अनाउंसमेंट होता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पहले खुद मास्क लगाइए, बाद में किसी को मास्क लगाइए, पहले दूसरों को लगाने के चक्कर में आप मर जाएंगे। तो यही चीज़ जो है वो भारत ने की है। ऐसा कोई फिल्म में भी एग्जांपल दिया गया है ना, आई थिंक 3 इडियट में, आई एम नॉट श्योर। एनीवे, लंका crisis. Officials of the finance ministry and some state-run banks have met Sri Lanka's banking industry and central bank officials. हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ लोग और हमारे देश की जो सरकारी बैंक्स हैं उनके कुछ ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने श्रीलंका की बैंकिंग इंडस्ट्री और श्रीलंका की जो सेंट्रल बैंक है उनके ऑफिशियल्स के साथ एक मुलाकात की। और श्रीलंका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है तो कैसे जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं, जो फॉरेन की बैंक्स हैं, और कैसे उनको रीपेमेंट किया जाएगा, कैसे कर्ज जो हैं उसको उतारने की क्या क्या स्ट्रेटजी श्रीलंका फॉलो करेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुई। और सरकारी बैंक्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और इंडियन बैंक के कुछ ऑफिशियल्स ने श्रीलंका के काउंटर पार्ट्स के साथ एक मुलाकात की। चाइना को कितने पैसे देने हैं श्रीलंका को, $6.5 बिलियन, और नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि कैसे इस कर्ज को रीस्ट्रक्चर किया जा सके। और फिच रेटिंग जो है इसने श्रीलंका को डाउनग्रेड किया है, रिस्ट्रिक्टेड डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में डाल दिया है कि यहाँ पर अगर पैसे देंगे तो आपको वापस नहीं मिलेंगे, इस प्रकार की कैटेगरी में डाल दिया है। श्रीलंका जो है वो IMF के पास जाएगा बेल आउट के लिए, बातचीत चल रही है। और भारत ने पिछले 2-3 महीनों के अंदर श्रीलंका को कुछ $2.5 बिलियन की मदद की है। आगे भी भारत जो है वो मदद करने के लिए तैयार है। मार्च में सरकार ने एक गारंटी दी है टर्म लोन की $1 बिलियन की, जो SBI देगा ताकि श्रीलंका जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, एसेंशियल गुड्स जो हैं वो भारत से ख़रीद सके। टाटा कैपिटल की बात करें तो टाटा ग्रुप ने अब ये तय किया है कि वो बैंकिंग बिजनेस में नहीं आएगा, राइट। पहले ये बैंकिंग बिजनेस में आने वाला था वाया टाटा कैपिटल। नवंबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं अगर वो बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको बैंकिंग लाइसेंस दिया जाएगा, यानी कि बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी खुद की बैंक जो है वो स्थापित कर सकती हैं। लेकिन जब आप बैंक का लाइसेंस अचीव करते हैं या फिर आपको बैंक किंग का लाइसेंस मिल जाता है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। और NBFC और बैंक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी कन्वर्ज हो रहे हैं। पहले NBFC को बहुत सारी छूट छाट थी, अब NBFCs को भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में काम करना पड़ता है। तो बैंक जब आप खोलते हैं ना तो बैंक का ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बैंक को चलाने का जो खर्च है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो बेनिफिट होना चाहिए उससे ज़्यादा तो जिग ज़्यादा हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इट इज़ बेटर कि टाटा ये कैपिटल जो है वो फाइनेंस कंपनी के तौर पर ही काम करना प्रेफर करेगी, तो ये डिसीजन लिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या देखनी है, टाटा कैपिटल नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2020 में बैंकिंग लाइसेंस की छूट दी, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो हैं वो नहीं आना चाहेगी, बैंकिंग लाइसेंस नहीं प्राप्त करना चाहेगी, क्योंकि
जिग जिग बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, बेनिफिट जो है वो कम है. So that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Again, I would like to appeal to all of you. Every single sharing matters. Please keep on sharing this series, and I will see you soon with some more interesting shorts and reels आने वाली हैं करंट अफेयर्स के साथ जुड़ी हुई. आई एम श्योर आपने भागवत गीता के साथ जुड़ी हुई रील्स जो हैं वो ज़रूर देखी होगी, एंड आई एम श्योर इट इज़ मोटिवेटिंग ऑल ऑफ यू गाइज, राइट. इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू. तो इस प्रकार की रील्स हम लेकर आएंगे, और करंट अफेयर्स के साथ जुड़ी हुई रील्स भी डिलीवर करना स्टार्ट कर दी हैं. तो डू लेट मी नो हाउ यू आर फाइंडिंग दिस न्यू रील्स, and please keep on sharing and keep on promoting Curiously Education. It will help us a lot and it will make us sustainable, ताकि हम इस प्रकार के क्वालिटी स्टफ को आपके साथ शेयर करते रहें, और आपके जो सपने हैं एग्जामिनेशन को क्रैक करने के, उसमें हम आपकी मदद करते रहें और आप हमारी मदद करते रहें. इट्स लाइक विन विन फॉर एवरी वन ऑफ अस, इज़न्ट इट? तो एंजॉय योर डे. आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग स्टफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे क्यूरियस. जय हिंद.